अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है श्याम जान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, पोस्ट पार्टीशन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान सेकंड एपिसोड के साथ हाजिर खिदमत है। पहले एपिसोड में हमने बात ख़त्म की थी कि बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी बना दी गई जिसमें कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली के मेंबर हो भी सकते हैं और प्राइम मिनिस्टर बाहर से भी मेंबर्स को जो है वो ले सकता है। और हमने ये बात की कि ज़ाहिर है बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी कोई भी अपनी रिकमेंडेशन सिफारशात पेश करेगी तो कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली के आगे हजूर पेश करेगी और कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली उसमें से डेफिनेटली कीड़े निकालेगी, क्योंकि ये प्रेरोगेटिव तो कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली का है। खैर, बुनियादी असूलों की कमेटी जनाब आइन के स्ट्रक्चर पे काम करती रही। नेचर तो डिसाइड हो गई, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, उसमें तो अब कोई इख्तलाफ नहीं। अब आइन के स्ट्रक्चर पे टाइम लगना सारा, ड्राफ्टिंग और प्रोमलगेशन तो कोई इशू ही नहीं। लो जनाब, कमेटी काम करती रही। इंटरम रिपोर्ट कमेटी ने पेश की एक 1950 में अपनी, बड़ी अच्छी रिपोर्ट है। प्रेसिडेंट होगा पाकिस्तान का जनाब, 5 साल की उसकी टर्म होगी, 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स होगी, बाई कैमरल लेजिस्लेचर, 2 ऐवान होंगे। उस वक्त जो उनको नाम दिए गए, हाउस ऑफ यूनिट, हाउस ऑफ पीपल। हाउस ऑफ यूनिट आप समझ लें सेनेट, हाउस ऑफ पीपल आप समझ लें नेशनल असम्बली। 2 ऐवान होंगे। जिस तरह आज हमारी सेनेट है, सूबों की बराबरी की रिप्रेजेंटेशन होती है। असम्बली में आबादी के लिहाज से जिस सूबे की ज़्यादा आबादी है उसकी ज़्यादा सीटें होती हैं। तो जनाब ज़बरदस्त है, अच्छा है, जमहूरियत का हुसन है बाई कैमरल लेजिस्लेचर। असम्बली कौन डिज़ोल्व करेगा? प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन पे प्रेसिडेंट असम्बली डिज़ोल्व करेगा। अच्छी बात है, ऐसा ही होना चाहिए। एक पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो अब नज़र आ रहा है कि ऐसा लगेगा जी। उर्दू हमारी जनाब कौमी ज़ुबान होगी, और भी बहुत से पॉइंट्स, लेकिन मैं उनको हाईलाइट कर रहा हूँ कि जिन पर वजह अनाद बनी आगे चल के। अच्छा जी, बात ये है कि कोई अप्रॉक्सीमेटली 76 मिलियन आबादी पाकिस्तान की एट दैट टाइम, और जी मेजॉरिटी मुस्लिम्स की जी 11-12 मिलियन के करीब नॉन मुस्लिम्स। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में जब आप कह रहे हैं कि इस्लामिक वे ऑफ लाइफ होगी, तो जनाब ये क्या बात है? ये इसमें जो है वो प्रेसिडेंट हर हाल में मुस्लिम होना चाहिए, क्यों नहीं लिखा मुस्लिम? फिर ये जनाब ठीक है 2 ईमान होंगे, पर सीटें कितनी होंगी ईमानों में? हाउस ऑफ यूनिट यानी कि सेनेट में कितनी सीटें, हाउस ऑफ पीपल में कितनी सीटें, वो तो इंटरनल रिपोर्ट में है ही नहीं। असम्बली प्रेसिडेंट डिजॉल्व करेगा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ओके। उर्दू लैंग्वेज क्यों होगी? मोर देन 55% लोग बंगाली बोलते हैं, तो बंगालियों ने तो आग लगा दी। हालांकि जिन्ना साहब ने भी अपनी ज़िंदगी में ढाका यूनिवर्सिटी में खिताब फरमाया था कि जनाब उर्दू लैंग्वेज होगी, तो आग लग गई थी, वहाँ पे भी हुल्लड़बाजी हो गई थी कि जी जो ज़्यादा ज़ुबान बोलता है, ये मैटर ऑफ फैक्ट ये सच नहीं है। जो ज़्यादा बोलता है या जिसकी ज़ुबान ज़्यादा बोली जाती है, उसको आप कहेंगे कि वो नेशनल लैंग्वेज हो जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। ये तो इस तरह ही है कि आज के पाकिस्तान में फिर जो है वो पंजाबी कह दें कि जी पंजाबी सबसे ज़्यादा बोली जाती है, तो पंजाबी नेशनल लैंग्वेज होगी। लिंगुआ फ्रेंका, वो ज़ुबान जिसमें लोग आपस में एक दूसरे से मुखातब हो जाएं, वो ज़ुबान जनाब उर्दू है। वैसे तो सबसे कम बोली जाती है, लेकिन वो ज़ुबान उर्दू है। तो जनाब मसला तो है, जो है वो इशू तो है, लेकिन खैर आग लग गई जनाब ईस्ट पाकिस्तान में। ईस्ट पाकिस्तान की सियासत जो है ना जी, वो बड़ी मज़ेदार सियासत है। उसको सिर्फ इतने नैरेटिव में देख लेना कि बस जी मगरबी पाकिस्तान के जो हुक्मरान थे या जो फौजी जर्नैल थे वो मशरक़ी पाकिस्तान पे जुल्म करते थे, हुए भी, लेकिन उनकी सियासत को समझना भी बड़ा जो है वो ज़रूरी है। ईस्ट पाकिस्तान के लोग यानी कि बंगाल जो पहले था, वहाँ पर सियासी शऊर हर दौर में ज़्यादा रहा है बाकी इस तरफ के पाकिस्तान से जो हमें बाकी मिला मगरबी पाकिस्तान का हिस्सा। यहाँ पे इतना ज़्यादा सियासी शऊर नहीं था। यहाँ के लोग बहुत लेट जो है वो उन चीज़ों को समझे जिनको जिन्ना साहब जो है वो बयान किए जाते थे। कुछ किताबों में लिखा जाता है ये अपनी लालच में शामिल हो गए थे, कुछ में लिखा जाता है नहीं ये समझ गए थे। व्हाट्सएवर, हम उस तफरीक में नहीं जाना चाहते, व्हाट इज़ हिस्ट्री इज़ हिस्ट्री। लेकिन ये बात फैक्ट है कि बंगालियों का सियासी शऊर
यहाँ के जो लोग थे, हम लीडरशिप की बात नहीं कर रहे, लोग, लीडरशिप में हम देखें तो यहाँ की लीडरशिप जो है उसका वो सियासी तौर पे ज़्यादा बालिग थी। वहाँ की लीडरशिप सियासी तौर पे बालिग नहीं थी, वो जज्बाती लीडरशिप की सियासत थी। खैर, तो आग तो लग गई भाई जी, क्या करें। तो भाई हम नहीं मानते इस रिपोर्ट को, इस पर सही काम करो, फाइनल रिपोर्ट जमा कराओ। फाइनल रिपोर्ट बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी को जनाब 2 साल लग गए। बहुत से फैक्टर्स हैं इसको। एक तो बड़े फैक्टर ये है कि बेसिक प्रिंसिपल कमेटी को बड़ी जो सपोर्ट आ रही थी वो लियाकत अली खान साहब की तरफ से आ रही थी, और उनकी असैसिनेशन हो गई 1951 में। किसने की, कैसे की, क्यों की, ये मेरी कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री जो मैं बना रहा हूँ उसका जो है बयानिया उसमें नहीं है, ना ही हमारे CSS में इस तरह का कोई सिलेबस में सवाल आ जाने कि भाई लियाकत अली खान क्या को किसने मारा। हमने एक जो एकेडमिक कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स को फ़ायदा होना है हमने वो बात करनी है, हाँ, लेकिन उसमें हमने क्रिटिकल तो होना ही होना है। ऐसा नहीं है कि हम जो गलत है उसको गलत नहीं कहेंगे। 52 में आई जनाब फाइनल रिपोर्ट। लो जी, फाइनल रिपोर्ट जिन पॉइंट्स पे मसला है वो मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ, और हर अक्लमंद आदमी को फ़ौरन समझ आ जाएगी कि इस रिपोर्ट ने को नहीं पास होना, इस रिपोर्ट ने फर्दर रोले डालने। मसले कहाँ हैं? मसला ये है कि प्रेसिडेंट मुस्लिम होना चाहिए। अब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जब पास हो रही थी उस वक्त से आपके नॉन मुस्लिम्स जो हैं वो इस पे चीख रहे थे। 51 में लाहौर में वायलेंस की जो है वो के का भी रिपोर्ट हो गई थी, बड़ी मशहूर वायलेंस है 51 की। मुसलमान एक ख़ास ग्रुप को जो है वो समझते थे कि ये नॉन मुस्लिम हैं, लेकिन वो अपना मुस्लिम होने का से चलते रहते थे, फसाद हो गए। अहमदी ईस्ट बंगाल में यानी वो ईस्ट पाकिस्तान में जो है वो इतना मुस्लिम बैठा हुआ था, मोर देन 30%। और अब आप 52 में जब लेके आएंगे कि मुस्लिम होगा प्रेसिडेंट, तो ये जितनी माइनॉरिटीज़ हैं ये जनाब फिर ना सिर्फ अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड कराएंगी बल्कि फॉरेन हैंड्स के हाथ में प्ले भी हो जाएंगी। और ऐसा हुआ है, हमारी डिबेट का हिस्सा नहीं है यहाँ पे, लेकिन ऐसा हुआ है। तो आग तो लगेगी। आप मेरे फ्रीडम मूवमेंट के लेक्चर उठा के देख लें, हमने ये रियासत इस्लाम के असूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के लिए बनाई। अब इस पे कोई इख्तलाफ कर सकता है कि जिना तो खुद जनाब शराब पीते थे, जिना तो खुद ये करते थे, जिना तो वो करते थे, ये मैटर नहीं करता। मैटर आइडियोलॉजी करती है। आपने एक मजहबी रियासत नहीं बनानी थी, आपने एक इस्लामी असूलों की रोशनी में एक रियासत बनानी थी, और उस रियासत को लीड एक मुसलमान नहीं करना था। कई लोग जो है वो बड़े जो सेकुलर और लिबरल लोग हैं वो कहते हैं जी देखें जी, चार्टर ऑफ मदीना जब हुआ था, मिसाक मदीना, उसमें भी कोई ये तो नहीं लिखा गया था कि रूलर मुसलमान होगा, और रूलर तो पहले ही मुसलमान उन्होंने डिक्लेयर कर लिया था कि प्रॉफिट मोहम्मद ही रूलर होंगे। वो तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, वो तो सारे नॉन मुस्लिम ने डिक्लेयर कर दिया था, पहले ही कंसेंसस हो गया था कि जी रूलर मोहम्मद होंगे। फिर चार्टर डिसाइड हुआ था, उसके 48, 50, 51 पॉइंट्स जो, तो हमें बच्चों वाली बातें करनी। तो रूलर का मुस्लिम होना, इस्लामिक प्रिंसिपल्स के कॉन्टेक्स्ट में उस टेरिटरी का चलना, इससे किसी माइनॉरिटी को कोई नुकसान या उसके मज़हब के जो है वो धजिए नहीं बिखर जाने। इस्लामी रियासत ने फलाह के तनाजुर में चलना है, इस्लामी रियासत ने इंसाफ के तनाजुर में चल रहा है, मसावात अदल के तनाजुर में चल रहा है, ये याद रखिएगा। मजहबी रियासत का डोमेन और है, तो ये हमने इसको इस्लामी और मजहबी रियासत के डोमेन को मर्ज करके हमारे देसी लिबरल्स ने इसको जो है वो अजीबो गरीब चीज़ समझ ली है। इस्लामिक सिस्टम तो अपने अंदर यार एक बहुत बड़ा लिबरल सिस्टम है। मक्का में जब मुशरिक जो है वो क्या क्या नहीं कर रहे हुए थे, तो इस्लाम तो आया तो अपने साथ एक लिबरल टेंडेंसी लेके आया। ये कैसे कंजर्वेटिव हो सकता? तो इस तरह जिनका पेज थोड़ा सा ये ढीला है वो थोड़ा सा इसको ज़रा रिकन्सिडर कर लें। नहीं तो आप अपना व्यू रखें जनाब, हमें कोई इतराज़ कोई नहीं है। लेकिन ये जो
नज़रियाती इख्तलाफात राइट फ्रॉम द बिगनिंग हुए हैं, इन्होंने कॉज ऑफ पाकिस्तान को बड़ा नुकसान पहुंचाया राइट फ्रॉम द बिगनिंग। सेकुलर, कंजर्वेटिव उलमास, फिर पावर पॉलिटिक्स। तो इसने एक्सटर्नल जो फैक्टर्स हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या कहने हैं आप, एक्सटर्नल एक्टर्स, उन्हें जब आप खुद ही, आपकी कोई एक स्ट्रॉन्ग नेशनल आइडेंटिटी नहीं है, वियर एंड टेयर का आप शिकार हैं। आज का पाकिस्तान आप उठा के देख लें, आपको इसमें लिबरल भी मिल जाएगा, आपको इसमें कंजर्वेटिव भी मिल जाएगा, आपमें ऑर्थोडॉक्स भी मिल जाएगा, आपको इसमें जनाब अथीस्ट भी मिल जाएगा, आपको ये पूरी सोसाइटी एक नेशनल आइडेंटिटी तो कभी बन ही नहीं सकी। हर एक ने तजर्बात किए अपने अपने, कभी सोशलिज्म का तजर्बा हुआ, कभी इस्लामाइजेशन का तजर्बा हुआ, कभी एनलाइटेड मॉडरेशन का तजर्बा हुआ। तो इस वियर एंड टेयर में एक नेशनल आइडेंटिटी बनी ही नहीं। जब बनी ही नहीं तो हर आइडेंटिटी को लगता है कि दूसरी आइडेंटिटी मुझे डोमिनेट करेगी, हर एथनिसिटी को लगता है कि दूसरी एथनिसिटी मुझे डोमिनेट करेगी, और फॉरेन एक्टर्स फिर इस चीज़ को यूज़ करते हैं, प्ले करवाते हैं। ऐसी आइडेंटिटीज़ या ऐसे ग्रुप्स को लगता है कि हमारे से बड़ा जुल्म हो रहा है, और जहाँ से भी सिंपथी आ रही है तो ये जायज़ है हम उस सिंपथी को बोरो कर लें। तो आपका तो शुरू से इंटरनल आपके प्रॉब्लम्स की वजह से ये एक्सटर्नल एक्टर्स को वजह मिलती है, जिसकी वजह से आप अपने टारगेट से जो है वो दूर होते गए, काफ़ी दूर होते गए। लो जी, खैर बात कहीं से कहाँ जा रही थी। अब अगली बात, प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन पर प्रेसिडेंट असेंबली डिसॉल्व करेगा, इसमें क्या गलत बात है? लेकिन जो बुनियादी असूलों की कमेटी की फाइनल रिपोर्ट आई उसमें मेंशन्ड है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, वो भी प्रेसिडेंट को जनाब सिफारिश कर सकते हैं, यानी प्राइम मिनिस्टर ना करें, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी कर सकते हैं। यानी एक पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट आप लाना चाह रहे हैं और उसमें जनाब प्राइम मिनिस्टर को बाईपास करके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जिसको नहीं पता 1935 का एक्ट उठा के देख ले, 1935 के एक्ट में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कैसे बनते थे। सो वजीर सदर को कह देंगे कि यानी प्राइम मिनिस्टर को बाईपास कर देंगे आप, यानी प्राइम मिनिस्टर का रोल क्या होगा? बात बड़ी ढकी छुपी सी है, लेकिन जाहिर है जो पॉलिटिशियंस होते हैं अपने दौर के वो इन चीज़ों को फिर देख रहे होते हैं, जिस तरह आजकल नैब के अमेंडमेंट को पॉलिटिशियंस गौर गौर से देख रही है। लो जी, मामला तो ये ख़राब है। इट पेज लाइक कि जनाब जो आपकी टॉप पॉलिटिकल एलीट थी, जो नेक्सस था, वो चाहता था कि जनाब जैसा भी प्राइम मिनिस्टर आए, जैसी भी गवर्नमेंट आए, वो हम जो है वो उसको अपने अंडर ही रखें। आपका गवर्नर जनरल जो है वो एट दैट टाइम मलिक गुलाम मोहम्मद आ चुके हुए थे, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट, और उनका नेक्सस जो है वो फिर सिकंदर मिर्ज़ा और अयूब खान के साथ, ये तो इस पे तो इतना कुछ लिखा जा चुका हुआ, प्रूवन है। सो ये जो ट्राइका था इन तीन का, इस पर काफ़ी लेवल ऑफ एक्विजिशन लगाए जाते हैं। लो जी, अब नेशनल लैंग्वेज क्या होगी? मज़ारी की बात है कि फाइनल रिपोर्ट नेशनल लैंग्वेज के इशू को पतली गली से निकाल लेते हैं। मतलब ये है कि अगली जब असम्बली बनेगी, आपकी आइन नफाज हो जाएगा, अगली असम्बली बनेगी, वो असम्बली डिसाइड कर लेगी मामला, यानी कि आपने थोड़ा सा यानी ओले में रख दिया, रोले में डाल दी बात। ये सारी चीज़ों पर भी कंसेंसस हो सकता था। मसला बना है, बाय कैमरल लेजिस्लेचर होगा पाकिस्तान का, ऐवान, दो ऐवान होंगे, हाउस ऑफ यूनिट, हाउस ऑफ पीपल। हाउस ऑफ यूनिट मतलब सेनेट, हाउस ऑफ पीपल मतलब नेशनल असम्बली। हाँ जी, होंगे। मसला बना इसकी कंपोजिशन का। इंटरम रिपोर्ट में कंपोजिशन नहीं थी, अब कंपोजिशन आने लगी कि कैसे। सीधी सी बात है, एट दैट टाइम पाकिस्तान के यूनिट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, वो हामिद खान की आप किताब उठा के देखें, वो कहते हैं 10 यूनिट थे। 9 यूनिट थे यहाँ पर वेस्ट पाकिस्तान में, यानी इधर वाले एरियाज में, पंजाब था, सिंध था, बाकी सारे, यहाँ 9 यूनिट्स थे मिला के सारे, और 1 यूनिट ईस्ट पाकिस्तान। तो मेरिट ये कहता है कि हाउस ऑफ यूनिट यानी सेनेट, इसमें जनाब सबकी बराबरी की सीटें हो जाए। अमेरिकन सेनेट में भी आज भी कोई बड़ी स्टेट है, छोटी स्टेट है, सबके 2 सेनेटर हैं बराबर, तो बराबरी हो जाए। इन्होंने किया क्या, 120 सीटें होंगी जनाब हाउस ऑफ यूनिट की, 60 सीटें दे दी ईस्ट पाकिस्तान को,
और बाकी 60 डिवाइड होंगी यहाँ के 9 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में, और वो भी इक्वली नहीं, पंजाब को कोई 27 या 27 के करीब मिल गई, बाकियों को इस तरह दर्जाबंदी में। तो ये कैसा हाउस ऑफ यूनिट हुआ जी? हाउस ऑफ यूनिट में तो होती है बराबरी की सीटें। तो आपने बराबरी बनाई, यानी कि 1 यूनिट स्कीम पाकिस्तान में आ रही है 1955 में, यानी आप 1952 से ही इस 1 यूनिट स्कीम की जो है ना वो कहानी बनाना शुरू हो गए हुए थे कि जी 60 सीटें दे दो ईस्ट पाकिस्तान को, 60 सीटें दे दो उन 9 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स को कि जो समझने के लिए उस वक्त ऑफिशियली तो यहाँ नाम नहीं था, वेस्ट पाकिस्तान, यानी बराबर कर दिया जी। 60 सीटें ईस्ट पाकिस्तान की, 60 सीटें वेस्ट पाकिस्तान की। उस वक्त जब उसके 3 साल बाद ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव 2 यूनिट पाकिस्तान के बने, यानी खिचड़ी पकनी 52 से ही शुरू हो गई हुई थी। अब इस पे पंजाब के उस वक्त के पॉलिटिशियंस बहुत चीखे हैं कि भाई 120 सीटों को बराबरी से तकसीम करो, वो ईस्ट पाकिस्तान वालों को 60 क्यों दे दी भाई? बात तो ठीक, आज की सेनेट में आप पंजाब को सीटें ज़्यादा दे दो तो आग लग जाएगी, बराबरी की सीटें हैं, सेनेट में बराबरी की सीटें होती। और ये उस वक्त के थिंक टैंक जो है वो 60 सीटें इस पाकिस्तान को देके ये एज्यूम करके कि 60 वेस्ट पाकिस्तान को दे देंगे, ये बराबरी है। ये कोई बराबरी नहीं है। ये तो 55 में जब 1 यूनिट आया तो तब आपने इसको जो है वो देखा। तो खैर एक तो ये चीज़, तो इस पे तो यहाँ के पॉलिटिशियंस, जिसमें आज जिस पाकिस्तान में हम रह रहे हैं, उन्होंने जनाब तूफ़ान बर्पा कर दिया कि जनाब हमें जो है वो डिच कर रहे हो, दाल लगा रहे हो हमें। दूसरी तरफ नेशनल असेंबली यानी हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ पीपल के होंगे भाइयों 400 सीटें, ठीक है जी। नेशनल असेंबली में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी बड़ी एग्जांपल, हम ज़रा एक बड़ा कल्चर 250 साल की उनकी डेमोक्रेसी का, तो उसमें भी जिनकी आबादी ज़्यादा उनके हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में, उसकी सीटें हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में ज़्यादा है। कैलिफोर्निया सबसे बड़ी स्टेट है आबादी के लिहाज से, उसकी 50+ सीट्स हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में। छोटी स्टेट है, कम से कम 3 सीट्स जो है वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में, एक आधी जगह से एक भी है ऊपर से, नॉर्थ की स्टेट्स में से। लो जी, तो आबादी के लिहाज से सीटें दो। अब आबादी तो है 55% ईस्ट पाकिस्तान की, 400 में से 55% आप ईस्ट पाकिस्तान को सीटें दे दोगे, इलेक्शन होंगे तो बंगाली मेजॉरिटी में आ जाएंगे। सो जनाब यहाँ पे भी इक्वल 200 सीटें ईस्ट पाकिस्तान की, 200 सीटें यहाँ के बाकी जो आपके सूबे थे उनकी। अब इस बात पे बंगाली चीख पड़े, अब इस बात पे उनका चीखना बनता कि भाई हम 55% हैं, हमें 55% के हिसाब से सीटें दो। आज अगर आज के पाकिस्तान में आप पंजाब की सीटें आप कम कर दें तो पंजाब चीखेगा कि भाई आबादी के लिहाज से सीटें होती हैं। सो ये एक ऐसी खिचड़ी बनाई कि इस खिचड़ी ने पास होना को नहीं था, और शक्तिमान की तरह कुछ ऐसी फोर्सेस ने सामने आना था और मसले को हल कराना था कि जनाब हम मसला हल करा सकते हैं। ये सियासतदान तो मसला हल ही नहीं करा सकते, हम अपनी मर्जी का बंदा लेके आएंगे और वो मसले को हल करेगा। अगले लेक्चर का इंतज़ार कीजिएगा। शुक्रिया।